नमस्कार साथियों, आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th के कंप्यूटर साइंस का जो कंप्यूटर का ब्लॉक रेखा चित्र और कार्य प्रणाली है। ये सिंपल सा टॉपिक लिया है क्योंकि कंप्यूटर को सीखने से पहले उसके भागों की जानकारी और कंप्यूटर किस तरह काम करता है उसकी जानकारी जरूरी है। इस प्रकार की बेसिक जानकारी हमने सीख ली ताकि कोई भी कठिनाई नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम और वर्किंग प्रोसेस हम जानते हैं। कंप्यूटर एक तंत्र यानी सिस्टम के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम से अभिप्राय उसके तीन भौतिक भागों से है। भौतिक भाग कैसे होते हैं? वो तीन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जैसे एक सिस्टम यूनिट जिसे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, एक इनपुट यूनिट होता है और एक आउटपुट यूनिट होता है। तो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है सिस्टम यूनिट जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहते हैं। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है और सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की अन्य युक्तियां जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो भी हार्डवेयर डिवाइस होती है वो सीपीयू से जुड़ी रहती है और परिपथ लगे होते हैं, तो जिसमें एक मुख्य परिपथ बोर्ड या मदरबोर्ड पर संयोजित रहते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतर परिपथ सिस्टम यूनिट में ही होता है। जो सर्किट होते हैं वो इसमें होते हैं, सिस्टम यूनिट में होते हैं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट भाग है जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इनपुट डिवाइस अलग अलग प्रकार की, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, MCR हो गया, जॉयस्टिक हो गई गेम खेलने के लिए, सभी इनपुट डिवाइस थी। ठीक है, तो कंप्यूटर यानी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या प्रोग्राम विवरणों को प्रविष्ट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली डिवाइस या इनपुट डिवाइस जिसे आगम इकाई भी कहलाती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, MICR, OMR, OCR, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस का ही भाग है जिसकी हमने चर्चा कर ली है पहले से ही। तो आउटपुट डिवाइस इसके बारे में पढ़ेंगे अलग से टॉपिक में भी। कंप्यूटर सिस्टम से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने के लिए और इन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली आउटपुट यूनिट कहलाती है या निर्गम इकाई कहलाती है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं, ऊपर है यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसके अंदर क्या होता है? ALU, यानी ALU का मतलब क्या होता है? अंकगणितीय या तार्किक इकाई। पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न आता है, ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या अंकगणितीय या तार्किक इकाई। और जो क्या जिससे कौन जुड़ा होता है? कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होता है। सीपीयू के अंदर में होती प्रोसेस, जैसे ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेन मेमोरी होता है। ये तीनों चीजें सीपीयू के अंदर होती है। कौन कौन सी बातें? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू के अंदर में होता है, इससे मेन मेमोरी जुड़ी रहती है। और यहाँ पे पहले काम करने से पहले इनपुट इकाई इससे जुड़ती है, इससे काम जो भी बातें होती है इनपुट इकाई से आती है, वहाँ भी प्रोसेसिंग होती है और यहाँ इसके साथ में मेन मेमोरी भी जुड़ी रहती है। और अधिक ज्यादा मेमोरी जोड़ने के लिए यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट भी जुड़ा रहता है। उसके बाद में आउटपुट, जो मानवीय भाषा में समझने वाली बातें हैं, आउटपुट के द्वारा दी जाती है। ये कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है, इसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है। ब्लॉक रेखा चित्र भी है। तो सीपीयू क्या होता है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी केंद्रीय संसाधन इकाई क्या होता है? ये इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। जैसे हमारे पास में दिमाग होता है काम करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, इसी तरह कंप्यूटर में भी ऐसी बातें होती है। तो जो निर्देशों को एग्जीक्यूशन करने के लिए इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये नियंत्रण या कंट्रोल करता है, कैलकुलेशन करता है। वास्तव में कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं जो पहले सीपीयू में जाता है और सीपीयू अपने निर्देश अनुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर दिखाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर यदि सीपीयू नहीं हो तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरह हमारे पास में दिमाग नहीं होगा तो हमारा सिर कुछ काम का नहीं है, इसी प्रकार कंप्यूटर में सीपीयू नहीं हो तो वह एक डिब्बे की तरह है। जिस तरह हमारा दिमाग समस्त शरीर पर नियंत्रण करता है, उसी प्रकार सीपीयू कंप्यूटर के शेष सभी भाग जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि के कार्य को नियंत्रण करता है, उनसे कार्य करवाता है। प्रोग्राम डेटा उसके नियंत्रण में मेमोरी स्टोर करता है, इसी के नियंत्रण में आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है, प्रिंटर के द्वारा कागज पर छपता है और सीपीयू लाखों करोड़ों गणनाएं निर्णय सेकंडों में कर सकता है।
ठीक है, तो सीपीयू को भी 3 भाग में बांट सकते हैं। तो इसमें 2 भाग होते हैं, 3 भाग में बांट सकते हैं। पहले तो मैंने देखा था कंट्रोल यूनिट भी देखी थी, एएलयू भी देखा था, मेमोरी यूनिट भी देखी थी। इसमें सेकेंडरी यूनिट भी हमें जोड़ सकते हैं अगर ज्यादा मेमोरी हो तो ऐसे कंट्रोल यूनिट को नियंत्रण इकाई या सीपीयू का ही सीयू होता है। ये कंट्रोल सीपीयू और सीयू को ध्यान रखना है। सीपीयू एक सिस्टम में है और सीयू उसका भाग है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। और अंकगणितीय तार्किक इकाई यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू बोलते हैं। तीसरा है मेमोरी यानी स्टोरेज यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। एक अन्य बड़े कंप्यूटरों में अधिक प्रोसेसर हो सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है और अन्य बड़े कंप्यूटरों में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से ही कंप्यूटर कार्य संचालित होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना के 3 भाग होते हैं, जिसमें सीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है सीपीयू, ठीक है। इसमें कई कंप्यूटर में एक होता है, कई में बहुत सारे होते हैं, यानी सीयू, एएलयू, रजिस्टर और आंतरिक बस। ये इंटरनल बस है। ये चीजें माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले कंप्यूटर का परिपथ कई ट्रांजिस्टरों को संयोजित करके बनाया जाता था। कंप्यूटर अधिक दक्ष कार्य कुशल उपयोगी बनाने के लिए इसके प्रोसेसर के परिपथों में ट्रांजिस्टरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती गई। इससे ट्रांजिस्टरों का परिपथ जटिल होता गया यानी कठिन होता गया और कॉम्प्लिकेट होता गया। परिपथ में अधिक ताप उत्पन्न होने की से इसमें हीट जैसी समस्या पैदा हो गई और इससे क्या होते हैं वो खराब होने लग गए। अतः ऐसे एक पुर्जे की आवश्यकता हुई जिसमें कई ट्रांजिस्टरों के तुल्य परिपथ होता। एक ऐसे परिपथ की आवश्यकता हुई जिसमें अनेक ट्रांजिस्टर हो परंतु एक परिपथ के तुल्य हो। ऐसे कई पुर्जा ही माइक्रो प्रोसेसर कहलाया। ऐसा पुर्जा जो बहुत सारे इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह हो सकते हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर के छोटे से परिपथ के रूप में ये काफी था बहुत सारे ट्रांजिस्टरों की तुलना में। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर की फोटो। तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर सन 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने इंटेल 4004 के नाम से तैयार किया। तो पूछ लेते हैं सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कब आया था और किसने तैयार किया था। तो आप बता सकते हैं पहला माइक्रो प्रोसेसर सन 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन इंटेल 4004 के नाम से तैयार हुआ था, जिसमें कितने ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, लगभग 3300 ट्रांजिस्टर की जो अलग अलग पहले जोड़ते थे ना ट्रांजिस्टर, उसकी समता उनके बराबर तुलना में इसमें ये माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर लगभग आधे इंच का धातु सिलिकॉन से निर्मित आयताकार टुकड़ा होता है, लगभग आधे इंच का ही होता है, जो एक खोल में छोटे छोटे कनेक्टर के साथ व्यवस्थित रहता है। चपटा होने के कारण उसे चिप भी कहते हैं। इंटेल 4004 में चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर की तकनीक निरंतर विकसित होती गई, उसकी क्षमता और गति बढ़ती गई। वर्तमान में विभिन्न गति गणना क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध है, जिन्हें इंटेल पेंटियम 4 कोर 2 ड्यू i3 i5 AMD आदि माइक्रो प्रोसेसर के नाम से उल्लेखनीय है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू का भाग होता है, ठीक है। तो पहले बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज होते थे, फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ, उसमें बहुत सारे हजारों लाखों में जो ट्रांजिस्टर है वो एक माइक्रो प्रोसेसर में बराबर होते हैं। तो कंट्रोल यूनिट इसका भाग पढ़ते हैं। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का बहुत अहम भूमिका है। इसके नाम के अनुसार ही कंप्यूटर की सूचनाओं के आदान प्रदान पर कंप्यूटर के अन्य उपकरणों पर पूरा कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कार्य है यह कंप्यूटर की समस्त इंटरनल जो क्रियाएं होती हैं उनका संचालन करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को कंट्रोल करता है, मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ता है, उसकी व्याख्या करता है। एएलयू और मेमोरी में वांछित क्रिया संपन्न करने के तदनुसार निर्देश देती है। ये एएलयू को बताता है कि डेटा मेमोरी में कहां स्थित है, क्या क्रिया करनी है और क्रिया के पश्चात परिणाम कहां स्टोर करना है। ये सभी निर्देश विद्युत संकेतों के रूप में सिस्टम बस की नियंत्रक बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक संचारित होती है, जो अनेक तारों का समूह बस कहलाता है। बस वो नहीं हम आने जाने का काम करते हैं, वैसा नहीं है, ये तारों का समूह बस कहलाता है। और सभी संकेत विद्युत संकेत किसके द्वारा होता है, सिस्टम बस के द्वारा, और नियंत्रक के माध्यम से कंट्रोल बस के माध्यम से विभिन्न भागों पर ये संचारित होते हैं।
तो इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट भाग है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय तार्किक इकाई बोलते हैं इसको। ठीक है, यह यूनिट अंकगणित क्रियाएं, लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे अंकगणितीय क्रिया क्या हो सकती है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग सम्मिलित है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जिसमें गणितीय क्रियाएं करने के लिए सक्षम होता है। तार्किक क्रियाओं में गणितीय क्रिया हो गया, इसमें तार्किक का नाम हुआ, इसमें दो संख्याओं की डेटा की तुलना कर निर्णय लेने का कार्य करता है। तुलना के परिणाम हाँ या ना में होते हैं जिसके निर्णय लेने में वो सहायता मिलती है। ALU कंट्रोल यूनिट की निगरानी में कार्य करता है, मेमोरी में डेटा प्राप्त करता है, उस पर गणनाएं करता है, परिणाम पुनः मेमोरी में ही लौटा देता है। ALU की कार्य करने की गति तीव्र होती है, यह 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड में करता है। ALU अनेक रजिस्टर एक्यूमुलेटर होते हैं जो गणनाओं के दौरान क्षणिक संग्रह हेतु मेमोरी का कार्य करते हैं। ALU में डेटा कार्य करने के बाद परिणाम या तो प्रदर्शन के लिए आउटपुट उपकरणों को भेज दिया जाता है या मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट भाग है मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी पढ़ लेते हैं। मनुष्य के दिमाग में याद रहने की क्षमता जिसे मेमोरी कहते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा निर्देशों को स्टोर करने की क्षमता होती है, कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना, प्रोग्राम स्टोर रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल अवेलेबल कराए जाते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है जो बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। ठीक है, कंप्यूटर में अनेक लोकेशन होती हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। मेमोरी की कैपेसिटी अथवा मेमोरी का साइज इन संख्याओं पर निर्भर करता है और प्रत्येक स्थान की एक अलग पहचान होती है जिसे क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। तो मेमोरी दो भागों में बांटते हैं, मेन मेमोरी या जिसको मुख्य मेमोरी कहते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी या जिसको बाह्य मेमोरी कहते हैं। तो जब मेमोरी शब्द का प्रयोग किया जाता था उसका आशय मेन मेमोरी से ही होता है। अगर सिंपल मेमोरी कहते हैं तो मेन मेमोरी ही होगी, या सेकेंडरी मेमोरी अगर हम अलग से नाम लेंगे इसको। प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी को हम प्राथमिक, प्राइमरी या आंतरिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। CPU का ही भाग होता है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है, प्राथमिक तथ्यों की संगणना करना, प्रोग्राम में लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य करती है और यह मध्यवर्ती आंतरिक दोनों निष्कर्षकों को संग्रहित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। यह एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। मेमोरी को दो भागों में बांटते हैं। पहली अस्थायी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जिसका नाम रैम होता है। यह सबसे ज्यादा प्रयोग मानने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित होता है और CPU द्वारा आवश्यकतानुसार प्राप्त कर लिया जाता है। यानी जो भी डेटा संग्रहित करते हैं इनपुट क्रिया के द्वारा, पहले वो रैम में स्टोर होता है, फिर CPU उसको आवश्यकता अनुसार उस पर कार्य करता है। रैम में डेटा स्टोर हो या निर्देश कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। यानी डेटा जो स्टोर हो गया निर्देश में उसको कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, कभी भी पढ़ा और पुनः लिखा जा सकता है। That can be read from where as written to। तो रैम में संचित सूचनाओं को हम माइक्रोसेकंड के 10वें हिस्से में पुनः ग्रहण कर सकते हैं। तो रैम चिप कैसी होती है इसमें फोटो में देख सकते हैं। रैम में डेटा प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर रहते हैं। कंप्यूटर बंद करने या विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में स्टोरेज डेटा मिट जाता है, यानी एक साथ खत्म हो जाता है। इसलिए रैम को अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, अस्थिर मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको अस्थिर मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है, तो रैम में टेम्परेरी रूप से डेटा स्टोर होता है वो मिट जाता है। ठीक है, तो रैम एक अस्थायी और अस्थिर मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। दूसरी हम स्थायी मेमोरी होती है। क्योंकि रैम क्यों होती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा निर्देश एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, पुनः भी लिख सकते हैं और कंप्यूटर बंद होने पर डेटा मिट जाता है। तो स्थायी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इसका दूसरा प्रकार है रोम। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट किया नहीं जा सकता है। इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, नष्ट भी किया नहीं जा सकता है, केवल पढ़ा जा सकता है। इसलिए पढ़ा जा सकता है, इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं और नहीं ही इसको खत्म कर सकते हैं। तो ये मेमोरी
मेमोरी स्थायी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। आता है नॉन वोलेटाइल क्या है, रोम होती है, वोलेटाइल क्या होती है, रैम होती है। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने पर, विद्युत आपूर्ति बंद होने पर भी यह नष्ट नहीं होती है। इस मेमोरी का उपयोग बेसिक इंस्ट्रक्शन के स्टोर के लिए किया जाता है। रैम का सबसे अच्छा उदाहरण है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पूछ ले तो बेसिक आउटपुट सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, रोम का, जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। जब कंप्यूटर को चालू होता है तो वह स्वयं ही सूचना ग्रहण बूट हो जाता है। रैम का उपयोग स्वचालित मशीनों और खेलों में होता है, क्योंकि जब बूटिंग होती है ना, बूटिंग क्या, जब कंप्यूटर में चालू करते हैं तो डेटा स्टोर होता है, रोम में डेटा स्टोर होता है। रोम का जो डेटा कंप्यूटर में आता है सो बूटिंग होती है, इसलिए हमारा कंप्यूटर चालू होता है। ये इंपॉर्टेंट है रोम हमारे सिस्टम के लिए। अगर ये रोम नहीं हो तो हमारा सिस्टम चालू नहीं होता है, क्योंकि ये एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम डिवाइस है। रोम चिप कैसी होती है हम देख सकते हैं, ठीक है। तो रोम 3 प्रकार की होती है। प्रोम यानी PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। इसमें कुछ रोम है वो इसमें एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस मेमोरी को केवल हमें एक ही बार लिखना होता है, उसको कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को आवश्यकता होने पर प्रोग्राम मिटाया जा सकता है, नया प्रोग्राम जोड़ा जा सकता है। इस मेमोरी को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। तो किरणों का उपयोग किया जाता है इसमें, पराबैंगनी किरणों का। इसमें EEPROM होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार है, विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जाता है और नया प्रोग्राम डाला जाता है। EPROM में तो क्या होता है, पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है, और EEPROM में विद्युत तरंगों का उपयोग होता है। तो मेमोरी, इंटरनल मेमोरी पढ़ ली। इसके अलावा एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए तो एक्सटर्नल मेमोरी में आती है। डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए बाह्य मेमोरी की आवश्यकता होती है, जिसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल भी होती है। इसमें स्टोरेज डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है, कंप्यूटर को बंद करने पर भी बंद नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी इनको कहते हैं। तो इनका यूनिट भी होता है, यानी कितना डेटा, कितने साइज का डेटा है वो यूनिट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मेमोरी की यूनिट देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आजकल सभी लोग इसको यूज करते हैं। मेमोरी की सूचना बिट के रूप में स्टोर की जाती है। बिट बाइनरी डिजिट से मिलकर बना शब्द होता है। कंप्यूटर की आंतरिक क्रिया बाइनरी अंक प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है। बाइनरी अंक प्रणाली में 2 ही अंक होते हैं, ये कौन कौन से, 0 और 1 होते हैं। एक बिट का मान 0 अथवा 0 और 1 या 1 ही हो सकता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर आउटपुट के रूप में कुछ विभव हो तो 1 अथवा कुछ विभव नहीं हो तो 0 से निरूपित किया जाता है। आउटपुट के रूप में कुछ बातें होनी है तो 1 के रूप में, अगर वो नहीं है तो 0 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। कंप्यूटर के इलेक्ट्रिक परिपथ एक का अर्थ पल्स उपस्थित है, जबकि 0 का मतलब पल्स अनुपस्थित है। इसका मतलब 0 का मतलब ऑन ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। कंप्यूटर में सभी डेटा 0 अथवा 1 के रूप में स्टोर होते हैं, किंतु मानव द्वारा कंप्यूटर की सारी सूचनाएं 0-1 बिट के रूप में देना दुष्कर कार्य है। तथा उपयोगकर्ता कंप्यूटर की समस्त इनपुट अपनी भाषा में देता है और कंप्यूटर उसे अपनी बिट भाषा में परिवर्तित कर लेता है। तो हम तो बात कंप्यूटर को अपनी भाषा में देते हैं इनपुट के रूप में, परंतु कंप्यूटर स्वयं अपनी बिट भाषा में यानी बाइनरी भाषा में कन्वर्ट कर लेता है। उदाहरण के रूप में कीबोर्ड पर जब A दबाया जाता है तो कंप्यूटर की मेमोरी उसे 1000001 के रूप में अंकित हो जाता है। यानी हम तो उसको A दबाएंगे कीबोर्ड के द्वारा, कंप्यूटर उसको क्या पड़ेगा, 1000001 के रूप में पढ़ेगा।
वो उसी के अनुसार काम करेगा। यद्यपि बिट मेमोरी एक प्राथमिक इकाई है, किंतु अत्यधिक छोटी होने के कारण प्राय इसका उपयोग मेमोरी के मापन में नहीं किया जाता। ये सबसे छोटी इकाई होती है। सामान्यतः मापन में बाइट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि 8 बिट से मिलकर एक बाइट का निर्माण होता है। बिट और बाइट के बीच में एक और इकाई निबल भी होती है। निबल में 4 बाइनरी अंक होते हैं अथवा बाइट की आधी होती है। कितना इसमें की बिट हो गई? 4 बिट हो गई। एक निबल 4 बिट का और 2 निबल के बराबर एक बाइट बन जाती है। तो इन इकाइयों का हमें रिलेशन याद रखना है। तो इसकी व्याख्या हम छोटी छोटी भाषा परिभाषा के रूप में पढ़ लेते हैं। बिट यानी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान 0 और 1 होता है। निबल क्या होता है? 4 बिट का समूह होता है, यानी बाइट का आधा होता है, और दो निबल से मिलकर एक बाइट बनता है। ठीक है। बाइट क्या होता है? 8 बिट के समय को बाइट कहते हैं। सामान्यतः एक कैरेक्टर, अंक और अक्षर एक बाइट में व्यक्त किया जाता है। तो एक बाइट बराबर 8 बिट। यानी एक कैरेक्टर जब दिया था, ये डायल किया था, हमारे पास कितनी बाइट आ गई थी? देखो यहां भी देखो, लगभग 8, एक कैरेक्टर का 8 बिट का होता है। एक कैरेक्टर एक बाइट में व्यक्त किया जाता है, यानी एक कैरेक्टर अक्षर एक बाइट में होता है, और एक बाइट बराबर 8 बिट होती है। तो किलो बाइट यानी 10 की पावर, किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है, वो हमें ध्यान में रखना है डायरेक्ट ही। ये 1024 बाइट को 1 किलो बाइट कहा जाता है। 1 किलो बाइट मतलब 10 की पावर 3, यानी 1024 बाइट भी कहते हैं। मेगा बाइट को क्या करेंगे? 1 किलो बाइट से गुणा कर देंगे 1024 को, तो 1024 गुना में 1024 बाइट हो गया, और 1024 किलो बाइट हो गया। इसी तरह गीगाबाइट में क्या करेंगे? गीगाबाइट को मेगाबाइट से गुणा कर देंगे। तो जैसे 1024 को मेगाबाइट से गुणा कर देंगे। मेगाबाइट का मतलब हमने समझ लिया 1024 किलोबाइट होता है, और ये फिर हम किलोबाइट को बाइट में कन्वर्ट कर देंगे, तो यानी 10 की पावर ये 6 बाइट हो जाएगा। टेराबाइट इसका मतलब होता है 1024 गीगाबाइट। गीगाबाइट की जगह फिर हम 1024 मेगाबाइट भी रख सकते हैं। फिर किलो मेगाबाइट की जगह 1024 किलोबाइट रख सकते हैं। फिर बाइट में हमें क्या होता है? 10 की पावर 6 इंटू 3, यानी 10 की पावर 9 बाइट हो जाता है टेराबाइट। ठीक है। तो आगे क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। हमने टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट, निबल, इनके बारे में जानकारी कर ली है। साथ में कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ लिया है, जिसके अंतर में कंट्रोल यूनिट पढ़ी है। कंट्रोल यूनिट में यानी सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ी है। सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर की तरह होता है, और जिसमें क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तीसरा मेमोरी होता है। ठीक है। मेमोरी कैसे मापन किया जाता है? अंक सिस्टम से किया जाता है, बिट बाइट के द्वारा किया जाता है। बिट सबसे छोटी इकाई होती है। इसके अनुसार 10 की पावर 3 से जो जोड़ते रहते हैं, तो आगे की यूनिट ये बनती रहती है। तो नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है। तो आपकी आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लगातार इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।